राहुल गांधी की नीति अच्छी हो सकती है, नीयत भी अच्छी हो सकती है, लेकिन वो कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज पर्सनालिटी बनकर के उभरे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज में हमारे साथ बिठूर क्षेत्र के पॉपुलर नेता, जनसेवक माननीय श्री अभिजीत सिंह सागा जी हैं। उनका स्वागत करते हैं और उनसे डिस्कशन करते हैं कि लाइफ और जिंदगी पॉलिटिकली और पर्सनली कैसे जा रही है। नमस्कार अभिजीत जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इसी से, अभिजीत सिंह सागा या अभिजीत सागा, क्योंकि जनता के लिए जानना बहुत जरूरी, कंफ्यूजन होते हैं कभी कभी, इसलिए। देखिए, नाम तो अभिजीत सिंह सागा है जी। प्यार से लोग अभिजीत भी बोलते हैं, कोई सागा भैया ही बोलता है, कोई सागा ही बोलता है। जी बिल्कुल। आपका बॉर्न एंड बॉटअप जो है वो कानपुर से ही है? जी, ये बिठूर जो आप देख रहे हैं जी, यही मेरा जन्मस्थान है। बिठूर के बारे में कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी होंगे, तो क्या आप चाहेंगे लोगों को पता चले? देखिए, ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि सौभाग्य है कि ऐसी धरती पर जन्म लिया है जो माइथोलॉजिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्रांतिकारी इतिहास भी इस धरती का है। और इस धरती पर जन्म लिया, ऋषियों मुनियों की कथाएं हम सुनते आ रहे हैं अपनी दादी के मुख से, बुजुर्गों के मुख से। ध्रुव जी की तपस्वी भी कही जाती है, ब्रह्मा जी की तपस्वी भी कही जाती है। सीता जी को भी एक दौर में आश्रय देने का काम इस धरती ने किया है। लवकुश को का बाल्यकाल इस धरती का है। ये बात नोट करने वाली है, ये जो है ये वाकई में सीता जी की तपस्वी कही जाती है, और रामायण में जो लवकुश जी हैं ये उनका जन्म स्थान भी है, और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी यही रहा है। जी, तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। गंगा जी प्रवाहित होती है, बचपन से इसी आबो हवा में पला बढ़ा, संतों को देखा है, आश्रमों को देखा है। सामाजिक परिवेश बिठूर का अपने आप में एक आदर्श सामाजिक परिवेश आपको देखने को मिलेगा। हर जाति वर्ग धर्म के लोग बड़े प्रेम स्नेह के साथ में बिठूर की धरती पर रहते हैं। आज तक कभी भी सामाजिक सद्भाव इस धरती पर बिगड़ा नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं तो कहूँगा मिसाल है आज के दौर में हमारे बिठूर। दूसरी तरफ क्रांतिकारी इतिहास भी है। 1857 की जो क्रांति हम लोग मेरठ में मंगल पांडे की सुनते हैं, और बिठूर में नाना पेशवा जी में लखा था। जी बिल्कुल, तो बहुत कुछ है। अच्छा, ये बताइए पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ, इसमें जो है बेसिकली सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? मेरा जो परिवार में जब से मैंने जन्म लिया, मेरा परिवार एक सामाजिक, इस परिवार में मैंने सब कुछ देखा है, किस तरह से जनता की सेवा की करनी है, किस तरीके से गरीबों की सेवा करनी है, किस तरह से अपने से बड़ों का सम्मान करना है, किस तरह से समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेकर के चलना, ये सब कुछ मैंने बचपन से देखा है, और वही शायद अपने संस्कारों में भी आ चुका है। अच्छा, एक चीज जो नॉर्मली क्यूरियोसिटी रहती है लोगों में आपको देखने के बाद स्पेशली, कि पॉलिटिकल में इतने हैंडसम और स्मार्ट लोग पॉलिटिक्स लाइफ में बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो आपने पॉलिटिक्स क्यों चुनी? आप मूवीज में, मैंने ये भी सुना है आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आप क्रिकेटर नहीं बने, आपने कभी सोचा नहीं कि क्यों ना मैं किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ट्राई करूं? क्योंकि नो डाउट अल्टीमेटली मतलब आपका फेस बहुत फोटोजेनिक है। जी, देखिए, ये तो प्रारब्ध का विषय है कि जहाँ आपका इंटरेस्ट होगा, जहाँ आपकी रुचि होगी, आप वही काम ज़्यादा अच्छे से करना। कभी सोचा भी नहीं, और मुझे तो ऐसा लगता है वो 3 घंटे का हीरो बनने से अच्छा है लाइफ टाइम हीरो बना जाए, जनता की सेवा की जाए, जनता के दिल में जगह बनाई जाए। और जो हमारे हीरो हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल,
अनेकों फ्रीडम फाइटर, नारायणराव पेशवा, अलीगुल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, ये हमारे हीरो हैं। उनको आदर्श मानते हुए अपना भी इस तरह का व्यक्तित्व बने, इस तरह के अपने प्रति लोगों के मन में विचार बने कि उनके मन में थोड़ा सा भी मेरे प्रति अगर सम्मान बन जाए तो मैं अपने आप को यही, मुझे तो लगता है यही अपने जीवन की उपलब्धि होगी और यही एक मुझे लगता है मेरे जीवन का एम भी। पूर्ण रूप से राजनीति में कैसे एंट्री हुई आपकी? मतलब आपका परिवार नो डाउट पहले से जनसेवा में लगा हुआ है, लेकिन जब हम किसी पार्टी के थ्रू पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं, वो इनिशियली स्टार्टअप कैसे आया? 2000 जी। तो मैं स्कूलिंग में थी, मेरी पढ़ाई कर रहा था। जी। माता जी, मैं इंटर में था, माता जी नगर पंचायत का चुनाव लड़ी, जीती। ठीक है, उस समय तो एक घर का, क्योंकि माहौल शुरुआत होती नगर पंचायत का चुनाव, और घर में पहले से भी थोड़ा राजनीतिक माहौल था, तो इंटरेस्ट था, लेकिन कोई इतना ज़्यादा मन में नहीं सोचता था कि इस स्तर पर नहीं जाना है। लेकिन 2005 आते आते कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें मेरे जीवन को बदल के रखने का काम। मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था और उस दौर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मेरा ढंग से बदला, सामाजिक परिवेश में मुझे उतरना पड़ा, जनता के बीच में जाना पड़ा। और 2005 में मैं यूपी का सबसे कम उम्र का जिला पंचायत सदस्य चुना गया। तो वो मेरी एक शुरुआत यहाँ पर राजनीति हुई। और उस दौर में कहा जाता था, जब उत्तर प्रदेश में जातिवाद एक बहुत बड़ी सच्चाई मानी जाती जी, जिला पंचायत क्षेत्र में हमारी बिरादरी का वोट नहीं था, मेरी बिरादरी का वोट नहीं था। लोग गणित लगाते थे कि कैसे जीतेगा। तब मेरे साथ में हर जाति वर्ग के नौजवान जो मेरे साथ पले बड़े, खेले कूदे, उन्होंने मेरा साथ देने का काम किया और ऐतिहासिक जीत मुझको जिताने का उस दौर में काम किया। तो मेरी शुरुआत हो। मित्रों को जो कॉलेज टाइम में मित्र होते हैं या जब हम बहुत यंग होते हैं, जब वो मित्र होते हैं, और जब आज जैसे आज आप पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत ज्यादा, तो ऐसा लगता है कि आप मित्र या दोस्त यार छोटे हैं, या आज भी वैसे ही है कि कोई भी आपको वैसे ही याद कर सकता है जैसे पहले याद करते थे? नहीं, बिल्कुल। मेरी मित्रता की जो एक पुराने का सौभाग्य है कि मुझको जीवन में बहुत अच्छे मित्र हैं जिन्होंने मेरा हर संघर्ष में मेरा साथ देने का काम किया और आज भी वो कारवां बढ़ता चला जा रहा है। आज भी वो मित्र मेरे साथ हैं। कोई आज दिल्ली में नौकरी कर रहा है, MBA करने के बाद जॉब कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब कर रहा है, कोई गुड़गांव में है, कोई फरीदाबाद में है, कोई पुणे में है। लेकिन वो जो हमारी दोस्ती का जो एक दायरा था वो लगातार बढ़ता जा रहा और आज भी। उन दोस्त पुराने मित्रों को जो बाहर चले गए उनको मिस करते हैं क्या, या उस समय को मिस करते हैं क्या? जो आज भी मेरे कांटेक्ट में है, लोग मिलते हैं, जब वो कभी कानपुर आते हैं तो हम लोग साथ बैठते हैं। तो वैसे ही एंजॉय करते हैं जैसे कॉलेज टाइम में या स्कूल डेज में एंजॉय करते थे? कॉफी पीते हैं, साथ बैठते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, जब मौका मिलता है ना। पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं वैसे ही आज? पब्लिक गैदरिंग कोई उस तरह की पार्टीज नहीं होती है, लेकिन हम लोग अपना समय निकाल करके अपना बैठते हैं। तो मित्रों को पूरा समय देते हैं आप? हाँ, प्रयास करते हैं। इनिशियली आपने जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो किस पॉलिटिकल पार्टी से आपने अपना करियर स्टार्ट किया? देखिए, जो जिला पंचायत का चुनाव होता है जी, निरंतर मैं विपक्ष में रहा, मैं कभी सत्ता में नहीं। 2009 में मैंने कांग्रेस पार्टी, 2010 में मैंने कांग्रेस पार्टी बनाई और 2012 आते आते कांग्रेस पार्टी में मुझे विधानसभा का टिकट, तो बहुत कम उम्र थी, 27 साल की एज थी। तो जब वो चुनाव लड़ा तो बहुत तरह की चर्चाएं थी समाज। पहले तो चर्चा थी कि टिकट नहीं मिलेगा, फिर ये चर्चा थी कि चुनाव अच्छा नहीं लड़ेंगे। चुनाव बेशक मैं मतों की गिनती में हारा, लेकिन उस चुनाव ने मेरी पहचान को बना लिया। उस दौर में मुझको 52,000 मत प्राप्त हुए, जो कांग्रेस के लिहाज से आज के भी दौर में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट माना जाता है। उस वोट ने, उस चुनाव ने मेरी काबिलियत या मेरी पहचान को बना लिया। आप मतों से हारे लेकिन मन से जीत गए? मन से जीत गए। लगातार मैं सक्रिय रहा, हारने के बाद भी क्षेत्र के हर संघर्ष में, हर सुख दुख में, हर
जब मामला जहाँ मुझको वैसी महसूस होती थी कि जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए, मैंने पहुँच करके मुझे ऐसा लगता है कि जनता के मन में मैंने अपनी जगह बनाई। और 2017 आते आते भी देखिए, ये भी संयोग होता है कि कांग्रेस और सपा गठबंधन हो गया। जी बिल्कुल। जबकि हम सपा के खिलाफ 5 साल लड़ते रहे, सपा की सरकार थी, और जब गठबंधन हो गया हम मजबूर अपने आप को महसूस कर रहे थे कि उस दौर में भाजपा जैसा नेतृत्व जिसने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को पहचानने का काम, एक मैं जिलाध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी, मुझको पहचानने का काम किया। उस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भाजपा का टिकट दे इस फील्ड पे उतारा जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। जी, रिजल्ट आपके सामने रहा, एक ऐतिहासिक जीत हुई, लगभग 1,13,000 मत प्राप्त हुए, सामने वालों को से मैं 58,000 कुछ मतों से जीता। तो ये एक नेतृत्व को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझको पहचाना। कांग्रेस और बीजेपी में विचारधारा के हिसाब से क्या फर्क दिखता है? बड़ा फर्क है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र के लिए सोचने वाली पार्टी है। कभी देश हित में, राष्ट्र हित में कोई समझौता नहीं करती। कलाम को मानने वाली पार्टी, जो हमारे महापुरुष हैं, महात्मा गांधी को मानते हुए स्वच्छता अभियान जैसा एक आंदोलन चला करके मोदी जी ने बताने का काम किया है कि महापुरुष कभी किसी का एक पार्टी की धरोहर नहीं। जी, इस तरह के अनेकों मुद्दे हैं देश हित में, आतंकवाद रोकने के लिए, जातिवाद रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीति आप देखते चले आए, चाहे 370 हो, चाहे 35 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, अनेकों ऐसे विषय आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, देखिए, आइडियोलॉजी होना एक अलग विषय है। आइडियोलॉजी हर पार्टी की होती है और हर पार्टी की आइडियोलॉजी अच्छी होती है। कभी किसी पार्टी की आइडियोलॉजी खराब नहीं होती, बट उस आइडियोलॉजी को कौन फॉलो कर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी को कांग्रेस पार्टी ने फॉलो करना बंद कर दिया। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण क्यों बनी? जब मनमोहन सिंह जी का जो एक वो बयान रहा, वो जनता को उसने ठेस पहुंचाया। आज इस देश की हर संपदा पर समाज के हर वर्ग का अधिकार, जी बिल्कुल, ये हमारा मानना है, ये भाजपा की सोच है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन उनका वो जो बयान था, जहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझ गए, तो वो मुझे लगता है वो बयान अनजाने में दिया हो, जान के दिया हो, कभी कभी गलती से भी हो जाता है, वो गलत है। बिल्कुल, तो यही अंतर है मूलभूत। वो अपनी आइडियोलॉजी को ही फॉलो नहीं करता है। और बेसिकली आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम कांग्रेस हैं राहुल गांधी जी, इन दो व्यक्तित्वों में क्या फर्क में आता है? देखिए, मोदी जी की नीति और नियत में कोई अंतर नहीं। राहुल गांधी की नीति अच्छी हो सकती है, नियत भी अच्छी हो सकती है, लेकिन वो कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज पर्सनालिटी बनकर के उभरे। उनको कब क्या निर्णय करना है, कैसे करना है, ये अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहां पर वो गलत साबित होता है। तो ये सबसे बड़ा अंतर मोदी जी और राहुल जी। आपके अनुसार ये कि मोदी जी स्वयं आकर के फ्रंट से लीड करते हैं और राहुल गांधी जी कंफ्यूज मानसिकता के साथ में काम करते हैं, अब ये कहना चाहते हैं। तो इनिशियली भाजपा में जहां तक मैंने समझा है कि एक विधायक दल होता है और एक संगठन होता है, तो संगठन की कार्यप्रणाली में और विधायक दल की कार्यप्रणाली में दोनों में फर्क क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन प्रधान पार्टी, सरकार प्रधान पार्टी नहीं। हम विधायक हैं, हम सरकार के अंग हैं, लेकिन हमारा निर्माण संगठन के माध्यम से हुआ। संगठन के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी बड़े बड़े मौके भारतीय जनता पार्टी सरकार में देती है। ये अनेकों उदाहरण रामनाथ कोविंद जी से लेकर के अनेकों राज्यपाल और अनेकों मंत्री और मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, संगठन उसको आगे बढ़ाने का काम करता है और संगठन से निकले हुए लोग ही सरकार को गति देने का काम करता है।
नेतृत्व कौन तय करता है, संगठन या विधायक? संगठन आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाता है। संगठन के माध्यम से चुनाव लड़े जाते हैं और चुनाव लड़ने के बाद जब जीतने के बाद जब सरकार बनती है तो निश्चित रूप से जो हमारे मैनिफेस्टो होते हैं, घोषणा पत्र होते हैं, उनको पूरा करने का काम सरकार है। माननीय हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और आज के करंट पीएम नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों को कैसे देखते हैं? क्या कोई समानता दिखती है आपको? निश्चित रूप से समानता है। मोदी जी के दौर में और अटल जी के दौर में ये देश अपनी ऊंचाइयों को छूने का काम किया है। हम लोग आम जनमानस ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उस दौर में चाहे कारगिल रहा हो, चाहे इस दौर में आपने देखा हुआ सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हो, या अनेकों माध्यम से हम लोगों ने इस देश के नाम को मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया। चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी का विषय रहा हो, अनेकों माध्यम से सरकार के माध्यम से इस देश को एक नई दिशा देने का काम मोदी जी ने किया। अटल जी के दौर में स्वर्णिम चतुर्भुज जो आज अपने आप में एक क्रांतिकारी बदलाव ट्रांसपोर्टेशन में इस देश में है। आज आप देख रहे हैं कि वही हमारे यूपी जैसे प्रदेश में 5 एक्सप्रेस वे आज बन करके तैयार हो। ये अपने आप में क्रांतिकारी बदलाव। ऐसे अनेकों योजनाएं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे तो बहुत देर तक करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, इनिशियली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये तो हो गई देश और प्रदेश की बातें, हम कानपुर शहर पर आते हैं। कानपुर शहर में मुझे और आपको दोनों को पता है कि बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी मिल्स हैं जो एक ज़माने से बंद पड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी जो है वो एक तरीके से बेकार पड़ी हुई है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि अगर ये सारी फैक्ट्रीज चालू हो जाएंगी आज की डेट में तो कानपुर ना ही उत्तर प्रदेश को बल्कि देश को एक बहुत बड़ा रोजगार इसका समाधान दे सकता है? देखिए, सोचने का नजरिया है। आपकी जो सोच है बिल्कुल सही है। बहुत कीमती, बेशकीमती जमीन हमारे कानपुर की मिलों के रूप में पड़ी हुई, जिसका कोई उपयोग नहीं। हमारा जो मूल उद्देश्य है वो कानपुर का विकास और कानपुर के लोगों को किस तरह रोजगार मिले। आज कहीं ना कहीं हम लोग कपड़े का जो कानपुर में कपड़ा एक बहुत बड़ी मात्रा में पहले ऊलन वस्त्र हो या कपड़ा यहाँ बनता था, चाहे वो लाल इमली हो या और भी जेके कॉटन मिल हो या सब, और आज वो धीमे धीमे बंद हुई। ये हमारा या पूर्वी सरकारों का, मैं किसी का आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं कुल मिलाकर हमारी नाकामी। लेकिन अब हमारे अंदर किस तरीके से हम इसको बदलाव लाए। देखिए, हमारे कानपुर में आज भी व्यापार के और उद्योग का बहुत स्कोप। आज आप देख रहे हैं स्पीसीज जो मसाला होता है जी, चाहे गोल्डी हो, चाहे राकेश हो जी, या अशोक, बहुत सी फैक्ट्री हमारे कानपुर और पान मसाले भी ठीक है लगे हैं। कानपुर का आज टेंडरी उद्योग हो जी, कानपुर में आप दादा नगर चले जाइए, 10,000 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं कानपुर जी। कानपुर में आज भी उद्यमी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी, बहुत सी विपरीत परिस्थितियां उसको झेलनी पड़ती हैं, उसके बाद भी सफल है। ये कानपुर के लोगों की जीवटता है। आज जो ये बड़ी बड़ी मिल्स हैं, मेरी तो अभी 2 दिन पहले भी एक हम लोग की बैठक हुई थी कमिश्नरी में, माननीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी मिली है, जिसको जहाँ हम लोगों ने चर्चा की है। जैसे लाल इमली है जी, कितना बढ़िया एक पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग, उस हेरिटेज बिल्डिंग को क्यों ना 5 स्टार होटल का रूप। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास टैपको की जमीन है, टैपको है, इनको होटल्स बनाया जा सकता है, इनमें और भी कुछ चीजें बनाई जा सकती है, या कोई भी उद्यम लगाया जा सकता है, या कपड़ाई मिल को दोबारा चालू किया। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए हम लोगों ने चर्चा की है और केंद्र तक ये बात किस तरह पहुंचे, इसके लिए भी विधानसभा अध्यक्ष जी को भी हमने अपनी बात रखी है, अधिकारियों के मिनट्स बुक पे भी नोट कराया गया है। प्रयास है कि कुछ ना कुछ कानपुर में और बदलाव है। इनिशियली जो बिठूर है हमारा, आपको नहीं लगता है कि बिठूर के लिए हिस्टोरिकली और सारी चीजें करने की जरूरत है? बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं शायद जिनको ये पता नहीं होगा कि माता सीता की ये जो है तपोस्थली रही है। हिस्टोरिकल इवेंट्स बहुत सारे हैं और
अगर हम देखें तो ये मराठा प्रोविनेंस का भी अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो इस चीज में क्या लगता है कि एक विधायक के तौर पे, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे और इस जमीन के एक संतान होने के तौर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस चीज को प्रमोट करें जिससे कि बिठूर में लोकल जो टूरिज्म है वो बढ़े। इसके लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, पहले सबसे बड़ा संकट था हमारे बिठूर के लिए, हमारे बिठूर पर अप्रोच रोड्स नहीं जी, जो अब पहले से बेटर हुई है। पहले ये दौर था कि यहाँ पर आपको बिठूर आने के लिए भी एक टूटी हुई सड़कों से आना। जी बिल्कुल, लोग बिठूर आने के लिए भी सोचते थे कैसे चले। बहुत योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की कृपा है, और मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से जब मैंने जो मांग की उन्होंने सब आप देख रहे हैं रोड्स। आज बिठूर की रोड्स पहले से बहुत बेहतर है, अच्छी बन चुकी हैं, लाइट की प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारी सरैया क्रॉसिंग है जी, वहाँ से लेकर के और बिठूर आने वाली जो ब्लू वर्ल्ड वाली जो रोड है, कल ही उसकी EFC हो गई है, 4 लेन होने जा रही है। अरे वाह, बहुत अच्छा। ये 4 लेन होने जा रही है। बिठूर महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। विगत 2 वर्षों में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। वो माननीय योगी जी ने बिठूर में पहले पूर्ण का उन्होंने बंद करा दिया था, उसको मैंने शुरू करा दिया है। और अभी एक सर्किट बना है बुंदेलखंड सर्किट जी, जिसमें बिठूर को जोड़ लिया गया है। बिठूर से आप चित्रकूट और दतिया ये सब जोड़ते हुए एक सर्किट बना है। तो प्रयास निरंतर जारी है कि किस तरीके से बिठूर को हम लोग और पर्यटन की दृष्टि से पटल पर लाने का काम करें, राष्ट्रीय मानचित्र में वैसे भी शामिल है, और इसको बड़ा रूप देने का काम करें। चल रही है आगे, इसके लिए हम लोग DPR भी बनवा रहे हैं। बिठूर के एक जनसेवक या जननायक के तौर पर लोगों की अप्रोच आपको लेकर के रात के क्या 2 बजे और क्या सुबह 4 बजे, ये पॉसिबिलिटीज हैं क्या सुगम तरीके से हो जाती है? ये घर है, बिठूर ने हमेशा मेरा साथ दिया है। बिठूर के ना मैं विधायक हूँ ना कोई नेता हूँ, बिठूर का बेटा हूँ। बिठूर के लिए, इस क्षेत्र के लिए लोगों का अधिकार है। लोग मुझे अपने नाम से बुलाते हैं, विधायक होना अलग विषय है जी। हमेशा लोगों ने मेरे हर संघर्ष में साथ दिया। तो आज से 5 साल बाद आप बिठूर को और अपने आप को कहाँ देखते हैं? निश्चित रूप से ये मानवीय स्वभाव है, आगे बढ़ना हम सबका अधिकार है। और मुझे लगता है कि गोल और लाइफ में एम होना चाहिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिठूर को आगे बढ़ेंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली आपका टाइम मांग रही होती है और आपको संगठन के काम से या पार्टी के काम से बाहर जाना होता है, उस वक्त जब आप वापस घर लौट के आते हैं तो घर का माहौल कैसा होता है? नहीं, मैं तो बहुत मेरा सौभाग्य है कि मेरे परिवार ने मेरा हमेशा साथ। मेरे लिए पहली प्रायोरिटी मेरी पॉलिटिक्स, मेरा राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन है, जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के बाद मैं परिवार को बच्चे आपके जो है वो इनिशियली क्या आपसे उतना टाइम डिमांड करते हैं, आप उतना दे पाते हैं? करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि वो शुरुआत से मेरी रूटीन में जान चुके हैं तो उनके भी आदत में आ चुका अभी है। वो कंप्लेंट मोड में नहीं गया है? अभी कंप्लेंट मोड में नहीं है, वो अब अपनी आदत में ला चुके हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि इनिशियली जैसे क्रिकेट का आपको बहुत शौक है, एक बात मैं कहूँ, हर राजनीति में जब उसका चेहरा, उसका जो मुख है वो जब समाज की तरफ होता है ना, तो उसकी पीठ परिवार की तरफ। ठीक है, बात आपकी सही। तो ये तो अगर सही राजनीतिक जीवन है तो आप ये मान के लिए हर परिवार उसकी कीमत चुकाता है। बच्चों को मूवीज वगैरह लेके जाते हैं आपकी? आज तक एक बार ले गया, 10 साल। ये चीज नोट करने वाली है पॉलिटिक्स में, आदमी परिवार को टाइम नहीं दे पाता है, भाई साहब भी नहीं दे पा रहे हैं। आज तक 10 साल में एक बार ले गया हूँ, अभी 2 महीने पहले। ये तो नाइंसाफी है बच्चों के साथ। चलिए, प्रैक्टिकली रूप से सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी को लाभ के लिए जो है थोड़ा सा समय देना चाहिए कि जो विधायक दल के नेता है या विधायक है। बिल्कुल, ये तो मैं कहूँगा मेरा सौभाग्य है कि बहुत अच्छा परिवार, माता इसे लेकर के, भाइयों से लेकर के, पत्नी और बच्चों, सबका एक बहुत अच्छा परिवार मुझे। हॉबीज क्या है सही बताइए? देखिए, मुझे सबसे अच्छा तो अगर खेलने की बात करेंगे तो क्रिकेट जी। म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। गाना गाते हैं? मैंने सुना। नहीं, मैं गाना नहीं गा पाता, गाना तो नहीं गा पाता, ये तो गाना सुन लेता हूँ। सुन लेता हूँ, कविताएं सुनना बहुत पसंद है। कभी सम्मेलन में जाकर के बैठ करके नेताओं के बारे में। अच्छा, आपके आने के बाद से मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में कभी सम्मेलन वगैरह पहले से काफी बड़े हैं। बड़े हैं, मैंने कराए हैं, बड़े अखिल भारतीय स्तर पे।
और अब मेरा फोकस है, मैंने बिठूर में जो स्टेडियम बनाया अभी वो अर्धनिर्मित है, अभी बना नहीं है पूरा, भविष्य में बनेगा। उसमें फ्लड लाइट्स भी मैं लगवाऊंगा और बिठूर के नौजवानों को खेल का मैदान सौगात के रूप में दूंगा। खेल जीवन में जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि हम खिलाड़ी के रूप में अपना प्रोफेशन को बनाए, लेकिन हमारे एक दिनचर्या में होना चाहिए। ये फिट रखता है आदमी को और एक्टिव रखता है। कानपुर जो है और बिठूर, इसको आप समान रूप से एक साथ मानते हैं या कानपुर को अलग क्षेत्र की हिसाब से देखा जाता है या फिर बिठूर को अलग क्षेत्र? देखिए, मैं राजनीतिक जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मतलब विधायक के तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर। अगर आप संवैधानिक रूप से देखें, राजस्व के आधार पर देखें, राजस्व जिले के आधार पर देखें, तो बिठूर एक कानपुर का अंग है, लेकिन कानपुर वर्तमान है। बिठूर भूत है, बिठूर इतिहास है और बिठूर ही भविष्य है। कानपुर वर्तमान है। बिठूर जो है आज की डेट में ऐसा माना जाता है कि बिठूर में इनिशियली डेवलपमेंट जो हो रहे हैं आज की डेट में, उसमें बहुत हद तक श्रेय आपको जाता है इन सब चीज़ों का। तो यंगस्टर्स को आप किस तरीके से आगे फर्दर मोटिवेट करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से वो आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए और अपने प्रदेश के लिए काम कर सके? देखिए, मैं तो हर नौजवान से कहता हूं कि हर नौजवान के अंदर कोई स्किल डेवलप होगी। अगर स्किल डेवलप होगी तो वो निश्चित रूप से अपने पैरों पर खड़ा होगा। कोई बेरोजगारी की बात करे, कोई अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई की बात करे, सच्चाई तो ये है जो काम नहीं करना चाहता वही बेरोजगार है। नहीं तो ऐसा नहीं है, भूखा कोई नहीं रह सकता है दुनिया में। अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति है, कार्य करने की क्षमता है, मेहनत करने की क्षमता है, पसीना बहाने की क्षमता है, तो कभी वो भूखा नहीं रह सकता। मेरा सौभाग्य है कि मेरे क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर आ गया है, मेघालय का क्लस्टर का भी काम आगे बढ़ रहा है। ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं बिठूर वाली बेल्ट, इसमें बहुत से उद्यम, उद्योग और होटल्स आ रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारे बिठूर क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार का एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिलने जा रहा है, लेकिन उसके पहले आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए। उसके लिए मेरा प्रयास है कि मैं अपने क्षेत्र के नौजवानों को, जरूरी है वो बीटेक करें, अच्छा है इंजीनियरिंग करें, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पॉलिटेक्निक या ITI डिग्री उनके पास पहुँचे, जिससे आने वाले समय पे उनके हाथों में रोजगार। आपको ऐसा लगता है कि अभी भी जो है एजुकेशन हब के तौर पे कानपुर डेवलप नहीं हो पाया है? प्रयास जारी है, बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं, पॉजिटिव, मेरी तो पॉजिटिव अप्रोच मैं देख रहा हूँ, निरंतर बदलाव आ रहा है, सुधार आ रहा है। एक फाइनल सवाल मैं आपसे करूंगा कि आज की डेट में जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जोड़ रहे हैं भारत को जी, या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेप है? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत रूप से उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, उनका कार्यक्रम है। लोकतंत्र में हम सबको अधिकार है अपने मुद्दों पर अपने राजनीतिक इवेंट्स करने के लिए। वो एक इवेंट है। यस, ये बात ध्यान देने वाली है कि वो इवेंट है। इट इज एन ओनली इवेंट। क्योंकि देखिए, आप देख रहे हैं उनके जो वीडियो आ रहे हैं, जो उनके पहले से मैंने तो देखा है बहुत चीज़ें कांग्रेस में, वो इवेंट है, वो बाकायदा एक प्लानिंग के साथ में। जरूरी है भारत जोड़ो यात्रा 2024 चुनाव आने वाले, तभी आपने सुनी। तो इसके पहले भी तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से विषय रहे हैं, और वो विषय वो, लेकिन उनका पर्सनल विषय, उस पर हर व्यक्ति को अधिकार है अपना प्रयास करने का, अपनी पार्टी को खड़ा करने का, अपने राजनीतिक क्रियाएं करने का, प्रतिक्रियाएं करने का, हर एक फाइनल सवाल मैं आपसे करूंगा कि आज की डेट में जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जोड़ रहे हैं भारत को जी, या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेप है? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत रूप से उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, उनका कार्यक्रम है। लोकतंत्र में हम सबको अधिकार है अपने मुद्दों पर अपने राजनीतिक इवेंट्स करने के लिए। वो एक इवेंट है। इवेंट है, यस। ये बात ध्यान देने वाली है कि वो इवेंट है। इट इज़ एन ओनली एन इवेंट। क्योंकि देखिए, आप देख रहे हैं उनके जो वीडियो आ रहे हैं, जो उनके पहले से मैंने तो देखा है,
बहुत चीज़ें कांग्रेस में, वो इवेंट है, वो बाकायदा एक प्लानिंग के साथ में। ज़रूरी है भारत जोड़ो यात्रा 2024 चुनाव आने वाले तभी आपने शुरू की, तो इसके पहले भी तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से विषय रहे हैं, और वो विषय वो लेकिन उनका पर्सनल विषय है, उस पर हर व्यक्ति को अधिकार है अपना प्रयास करने का, अपनी पार्टी को खड़ा करने का, अपने राजनीतिक क्रियाएं करने का, प्रतिक्रियाएं करने का हर व्यक्ति को अधिकार, तो उसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। एक फाइनल स्टेटमेंट मैं आपसे चाहूँगा इस देश के युवा के लिए और इस बिठूर क्षेत्र के युवा के लिए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो इतिहास में हम सब ने पढ़ा है वही पढ़ करके और हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। हम लोगों को इतिहास पढ़ना है, लेकिन साथ साथ में हम लोगों को ऐसे अवसर मिलते हैं कि हम लोग इतिहास लिख भी सकते हैं, तो ऐसे मौके ना छोड़ें। जब मौका मिले इस दौर का नौजवान भी इतिहास लिखे, और भारत के बारे में जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दे करके इस देश को अपने खून से जो सींचा है, उस बलिदान की पूर्ति हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास करें, किस तरीके से भारत को फिर से, जो हम लोग भारत माँ को राष्ट्रगुरु बनाने की बात करते हैं, फिर से बनाने का प्रयास करें। एक फाइनल स्टेटमेंट हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए बोलिए कि कम से कम गपशप विद विनीत को जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, नौजवान साथी है विनीत, फ़ोन के माध्यम से बात हुई, आज हमारे सामने है, बहुत मैं प्रभावित हूँ। गपशप विद विनीत निश्चित रूप से मेरी शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़ेंगे, और मैं आप सबसे कहूँगा कि इनको सब्सक्राइब करें, इनको ताकत देने का काम करें। थैंक यू।